इस सवाल में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसी प्रकार के हम लोग सवाल हल कर रहे थे कल। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल पर। कल जो लोग हम फरवरी का सवाल सॉल्व कर रहे थे करेंट अफेयर एमसीक्यू का, जिसमें कथन कारण वाले सवाल हैं, स्टेटमेंट के स्तर के सवाल हैं, उसी को हम लोग आगे आज बढ़ाएंगे। फरवरी माह में टोटल कल 63 सवाल में से 40 हमने डिस्कस किए थे और प्लस आज के जो पीडीएफ है उसमें कल का जो बचा हुआ 23 सवाल है प्लस 56 सवाल और मिला करके करीब में दोनों दिन का अगर आप जोड़ते हैं तो 115-120 के करीब में सवाल बनते हैं, जिसमें आपका टोटल फरवरी का एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो इन्हीं सवालों से पूछे जाएंगे अगर करंट अफेयर से आते हैं तो। खेल खिलाड़ी को इसमें मैंने कवर नहीं किया है, उसको आपको अलग से पढ़ना चाहिए। शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलता है तो पीडीएफ ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज मैं कल के और आज के दोनों के पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा। देखिए पहला सवाल क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा हुई थी मलेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनकी भारत यात्रा हुई थी, जिसके संबंध में हमने भारत और मलेशिया के टॉपिक को डिस्कस किया था और इसकी मैपिंग भी की थी हमने। भारत और मलेशिया के बीच वायुसेना के विमान के रखरखाव और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा समझौता सू-30 फोरम किया गया है। क्या यह समझौता हुआ है जिसको सू-30 फोरम कहा जा रहा है, वो हुआ है क्या? मलेशिया में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के पेंशन बीमा लाभ सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू किया गया है। क्या यह दोनों सही है? क्या उसका एक्सप्लेनेशन भी है, कारण भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है? क्या इसका आंसर हो जाएगा? सभी सवालों के आंसर निकालिएगा। कल मैंने स्लाइड में बनाया था लेकिन उसमें स्पष्ट दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। बिल्कुल सिंपल तरीके पर हम लोग आ गए। तो दोनों ही कथन सही है बंधुओं, लेकिन यह एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, एक दूसरे की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मलेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनकी भारत यात्रा हुई थी, इस संबंध में भारत और मलेशिया के जो डिटेल टॉपिक है उसको डिस्कस किया था। आप मुझे बस इतना सा बताएंगे कि मलेशिया जो है इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है। मलेशिया जो है इनकी सीमा किन किन देशों से लगती है, ये आपको बताना है मुझे। थोड़ा सा मैपिंग तो आपको करना ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, जितने भी भारत सरकार के सचिव हैं उन सभी के लिए भारत सरकार ने शुरू किया स्कोर कार्ड कि कौन सचिव कितना बेहतर काम कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को आंका जाएगा और उसका स्कोर कार्ड एक सरकार तय करेगी कि भाई यह अच्छा काम कर रहे हैं, ये बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, क्या इससे काम कैसे कराया जाए। इस चीज़ों को लेकर के सरकार ने एक बहुत ही अच्छा सा पहल शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। पढ़िए तीनों को और आंसर निकालिए वीडियो रोक करके। ऐसे सोचिए कि 26 जुलाई को ये आपके समक्ष आया हुआ है। कुल स्कोर कार्ड कुल 100 अंकों का है। 100 अंकों का होगा क्या? 100 अंक में से दिए जाएंगे क्या अंक, जिसमें सबसे अधिक वेटेज 20 अंक फाइल डिस्पोजल को दिया गया है कि कौन कितनी जल्दी फाइल को पूरा करके आगे बढ़ाते हैं या अपने स्तर से आगे उसको भेजते हैं। इसमें अक्षमता के लिए निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, -12 अंक भी है, जो विदेश दौरों पर अत्यधिक खर्च या एमएसएमई के भुगतान में देरी पर लागू होता है। क्या इसमें ऐसा है? इन स्कोर कार्ड को नीति आयोग के सीईओ द्वारा जारी किया जाता है। 3 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, तीनों में से निकालिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और आपको ये निकालना है कौन सा कथन इसमें से गलत दिया हुआ है। ध्यानपूर्वक निकालिएगा। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसे नीति आयोग नहीं बल्कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने मोदी सरकार को गति पहल के हिस्से के रूप में जारी किया है। तो यह नीति आयोग का नहीं काम है, बल्कि जो सचिवालय है, भारत सरकार का सचिवालय है, कैबिनेट सचिवालय जो है, उसका यह काम है। ज़रूर याद रखिएगा, इसको गति पहल कहा जा रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में कारण और कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको आंसर निकालना है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोर कार्ड प्रणाली सचिवों और विभागों को आत्ममूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रोत्साहित करती है और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देती है। क्या ऐसा है? क्योंकि इस प्रणाली का उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों का निपटान और पीएमजी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना है, जिसके लिए इसमें विशिष्ट अंक निर्धारित किया गया है। क्या ऐसा प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है कि लोगों से जुड़े हुए योजनाओं को आप कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना बेहतर तरीके से लागू करते हैं? क्या यह ई गवर्नेंस का भी भाग है?
आपको इसमें से चयन करना है कि दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए सही है और आर भी सही है और सही सही व्याख्या भी कर रहा है। इस टॉपिक को ज़रूर याद करके रखिएगा जहाँ से सवाल पूछा जाता है। भारत सरकार की जो पहल है गति, उसी का प्रगति भी नाम है, कहीं कहीं पे प्रगति लिख देते हैं। अब उसके बारे में यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की प्रगति पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रगति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो परियोजनाओं, योजनाओं, जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करता है। क्या ऐसा है? प्रगति का काम क्या यही है कि परियोजना, योजनाएं और जन शिकायत, जो लोगों की शिकायत आती है उसकी वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करता है? इस पहल की शुरुआत 25 मार्च 2015 को हुई थी। जनवरी 2026 में इसका 50वां सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। क्या अभी 50वां सत्र हुआ है? क्या आपको याद है 50वां था, 51वां था? इस प्लेटफॉर्म में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, यह केवल केंद्र सरकार के मंत्रालय के बीच संवाद के लिए बनाया गया है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, इसमें से निकालिएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही दिए हुए हैं। कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है, कथन 3 यहाँ पर गलत है, क्योंकि प्रगति पहल में न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्यों के मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। राज्य और संघ जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी को शामिल किया गया है। पीएम सीधे तौर पर राज्य के अधिकारियों को भी निर्देशित कर सकते हैं कि आपको ये काम, केंद्रीय योजना से जुड़े हुए जो काम है उसको कितनी जल्दी आपको निपटाना चाहिए। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। प्रगति पहल के बारे में, इसको कब शुरू किया गया था वो भी हमने स्टेटमेंट में देखा है। 2015 में शुरू किया गया था और 2026 में इसका 50वां सत्र आयोजित किया गया है, ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सवाल है, प्रगति पहल ने भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत किया है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज़ किया है, क्योंकि यह एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म है जहां प्रधानमंत्री स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और मंत्रालय के साथ हजारों परियोजना और जन शिकायतों की मासिक समीक्षा करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रगति पोर्टल, केंद्रीय सचिवों का जो मूल्यांकन किया जाएगा उससे जुड़े हुए जो भी सवाल आएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, जब आप फरवरी के करंट का रिवीजन करें किसी भी सोर्स से, मैंने जो पढ़ाया उससे भी, तो उसमें ये भी देखें कि मूल्यांकन किन किन आधार पर किया जा रहा है। थोड़ा सा डीप में उतर करके खुद से भी प्रयास करें, बाकी सवाल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26-27 में घोषित समर्पित रासायन पार्क, डेडिकेटेड केमिकल पार्क का मतलब है एक ऐसी जगह, जैसे सॉफ्टवेयर पार्क का आपने नाम सुना होगा, नोएडा इत्यादि जगहों पर आपने देखा होगा, यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनियाँ काम करती हैं। तो केमिकल पार्क का क्या तात्पर्य? बहुत सारे केमिकल रिलेटेड यहाँ पर कंपनियाँ आएंगी और केमिकल का निर्माण करेंगी, रासायनों का निर्माण करेंगी, इसी को केमिकल पार्क कहा जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में घोषित किया है कि भारत सरकार काफ़ी बड़े स्तर पर निवेश करके डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाएगी। जिस प्रकार सॉफ्टवेयर पार्क बनाएगी उसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल में जितने हम केमिकल बनाते हैं, यूज करते हैं, उसमें से मैक्सिमम का हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। कहाँ से? तो चीन से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो चीन पर हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी। इसके लिए सरकार ने इस प्रकार का फैसला लिया है। इस योजना के तहत पहली बार रासायन पार्क के बुनियादी ढांचे के लिए 600 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है। यह एक चैलेंज आधारित योजना है जिसमें प्रतिस्पर्धा के आधार पर राज्यों में 3 पार्क स्थापित की जाएगी। इन पार्कों में कोई साझा अवसंरचना नहीं होगी, प्रत्येक इकाई को अपनी स्वतंत्र सुविधाएं बनानी होगी। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सोच करके हल कीजिएगा, आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि सरकार जो बना रही है ना, प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर बना रही है। मतलब आप अपनी कंपनी लेकर के आइए, जितना बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, जगह है, फैक्ट्री है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट होगा, ये सब हम आपको बना करके दे रहे हैं। बस आप अपनी कंपनी लाइए और यहाँ पर बनाइए।
तो यानी कि एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरकार दे रही है, बस आपको प्लग एंड प्ले अर्थात आइए और निर्माण करिए, इस प्रकार की सुविधा सरकार बना करके दे रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्योंकि इन पार्कों की मुख्य विशेषता यही है कि योजनाबद्ध क्लस्टर होंगे जहाँ कई इकाई साझा अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं का उपयोग करेगी, जैसे केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जो वेस्ट निकलते हैं इनसे उनका ट्रीटमेंट प्लांट होता है। एक कंपनी एक ही ट्रीटमेंट प्लांट में एक से ज़्यादा कंपनियां क्या करेंगी? अपने उत्पाद का ट्रीटमेंट कर सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर काम होगा, इसको अवश्य याद रखें। नेक्स्ट सवाल है कि बजट 26-27 की रासायन पार्क पहल का मुख्य उद्देश्य भारत की आयात निर्भरता को कम करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारतीय रासायन उद्योग भारत की जीडीपी का 7% का महत्वपूर्ण योगदान देता है और वैश्विक स्तर पर 6ठे स्थान पर हैं हम। कंप्लीट फैक्चुअल सवाल हो गया, दूसरा स्टेटमेंट कंप्लीटली फैक्चुअल हो गया। पहला तो आप आसानी से कर ले जाएंगे कि हाँ भाई वो तो सही ही होगा, लेकिन सेकेंड उसकी व्याख्या भी है या नहीं है, इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। और सेकेंड में फैक्ट भी है, जीडीपी का 7%, वैश्विक स्थान पर 6ठे स्थान पर। अब इसका आंसर जरा निकालिएगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हो सकता भी यहाँ पर ये आपको आसान लगे, एग्ज़ाम में कठिन लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एग्जामिनेशन में ये सवाल आपको कठिन लगेंगे। प्रेशर में ये 7% और ये 6ठा स्थान जो है, इसमें आपको सोचने पर मजबूर कर देगा एग्जामिनेशन में। यहाँ पर आपको आसान लग रहा होगा, एग्जामिनेशन के लिए यह सवाल आसान नहीं होगा। दोनों कथन सही है। उद्योग का आकार आयात कम करने के लिए सीधा कारण है नहीं है। योजना का कारण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, क्लस्टर विकास है। सरकार का जो उद्देश्य है वो पहले ही मैंने आपको क्लियर किया कि निश्चित तौर पर चीन से जो बड़े मात्रा में हम केमिकल खरीदते हैं उसके इंपोर्ट को कम करना है। देश में स्वदेशी तकनीक पर आधारित केमिकल निर्माण को बढ़ावा देना है, जिससे हमारे उद्योग धंधे कच्चे माल के लिए, केमिकल क्या होता है? मुख्य रूप से कच्चा माल होता है बहुत सारी इंडस्ट्री का, तो उस कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भरता न रहे। नेक्स्ट टॉपिक है, जरा उसमें देखिए, सवालों को हल कीजिए कि क्या क्या है, कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए। सही कथनों का आपको चयन करना है। मलेशिया के पेट्रोनास और जेंट्री कंपनियों ने भारत के साथ सौर और हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर साझेदारी की है। क्या ये दोनों कंपनियां वाकई मलेशिया की हैं? सेमीकंडक्टर सहयोग के तहत भारत और मलेशिया चिप निर्माण और पैकेजिंग में साझेदारी कर रहे हैं। दिल्ली घोषणा 2026 भारत और मलेशिया के संबंध में यह घोषणा है के तहत भारत और मलेशिया 2030 तक व्यापार को $500 अरब करने का लक्ष्य रखा है। 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों के हिसाब से यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। उत्तर जरूर ही निकालिएगा, केवल सुनने मत बैठिएगा। जितना इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा एग्जामिनेशन में सही करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही दिया हुआ। वैसे यहाँ पर आंसर 1 और 2 ही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक किस हिसाब से दिया है, उपयुक्त में से एक और 2 होगा इसका आंसर। तीसरा गलत है, क्योंकि $500 अरब वाला जो कल हमने पढ़ा था वो अरब लीग के साथ है, और भारत यूएस के व्यापार में हमने ये कहा है कि भारत $500 अरब की खरीद करेगा अमेरिका से 2030 तक, जबकि अरब लीग को हमने कहा कि हम आपके साथ में फ़िलहाल का जो हमारा $240 अरब का व्यापार है उसको हम $500 अरब ले जाएंगे 2030 तक, यानी कि 2 गुना करेंगे। और अमेरिका को हमने कहा कि हम आपसे 2030 तक, अगले 5 वर्षों में हम आपसे $500 अरब की खरीदारी करेंगे। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं। मलेशिया के साथ इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं हुई है, तो इसको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वम एआई, जिसके बारे में आपने सुना होगा। भारत का यह स्वदेशी एआई है जो बहुत ही बेहतर परफॉर्म करता है। सर्वम एआई के नवीनतम मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सर्वम विजन, जिस प्रकार से ChatGPT 1, 2, 3, 4 है ना। जेमिनी का अलग अलग है, जैसे जेमिनी का माइथॉस आया जो सबसे एडवांस मॉडल है, किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है, पूरे बैंक को हैक कर सकता है। इसी प्रकार से सर्वम एआई का एक मॉडल है सर्वम विजन। उसके बाद से है बुलबुल V3। तो सर्वम विजन 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं को कवर करने वाला एक 3 बिलियन पैरामीटर का विजन लैंग्वेज मॉडल है,
बुलबुल V3 वर्तमान भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में पेशेवर स्तरीय आवाज़ों का समर्थन करता है। बुलबुल V3 करेंटली सपोर्ट प्रोफेशनल लेवल वॉइस इन ऑल 22 शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बुलबुल V3 जो वर्जन है सर्वम AI का वॉइस ट्रांसलेशन का मॉडल जो है वो रियल टाइम ट्रांसलेशन करता है। जैसा भी मैं बोल रहा हूँ तो इसी चीज़ को फ्रेंच में वो आपको बता सकता है। तो इस प्रकार का क्या वो भारत की जितनी 22 भाषाएं हैं शेड्यूल में लिखित उन सभी के बारे में है क्या, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। कौन से कथन सही हैं इसका उत्तर ज़रूर निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 2 गलत है। कथन 2 गलत है क्योंकि वर्तमान में बुलबुल V3 भारत के 11 भारतीय भाषाओं में से 35 से अधिक आवाज़ों का समर्थन करता है। इसे 22 भाषाओं तक विस्तारित करने की योजना है, लेकिन फ़िलहाल में यह 22 भाषाओं तक विस्तारित नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुलबुल V3 हाल ही में चर्चा में रहा क्या है, या सर्वम विजन हाल ही में चर्चा में रहा तो क्या है, तो यह अपने देश का जो सर्वम AI है उस AI का अलग अलग मॉडल है जिसको अलग अलग पर्पस के हेतु डिज़ाइन किया गया है। ज़रूर याद रखें, यह पूछा जा सकता है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान इन्होंने जो प्रदर्शन किया था वो देखने वाला था। सर्वम AI और इसके विकास के संबंध निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सर्वम AI का मुख्य उद्देश्य विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वयं की अवसंरचना और डेटा का उपयोग करना है। भारत में सर्वम AI को सशक्त बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत में AI विशिष्ट चिप बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, इसके आधार पर उत्तर निकालिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। सॉवरेन AI रणनीति स्वायत्ता प्रदान करना है और इसी के तहत भारत सरकार ने इंडिया AI मिशन के तहत में सर्वम AI को LLM बनाने के लिए सपोर्ट भी किया था। और इसी AI इम्पैक्ट समिट में भारत सरकार के द्वारा इंडिया AI मिशन 2.0 की भी शुरुआत की गई है। तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, जिसके बारे में हम लोग सवाल भी करेंगे। नीचे दिए कथन दिए हुए हैं। लद्दाख के हैनले में बनने वाले राष्ट्रीय बड़े ऑप्टिकल दूरबीन नेशनल लार्ज ऑप्टिकल जो टेलीस्कोप है दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल इंफ्रारेड दूरबीन में से एक होगा। कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा हुई है फरवरी में, जिसके कारण से हमने इसको पढ़ा था। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से निकालिए। कारण है इसका, यह दूरबीन मुख्य रूप से सूर्य के मौलिक गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम स्पेस वेदर का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी का वेदर होता है उसी प्रकार से स्पेस का भी वेदर होता है। सोलर स्ट्रोम जब निकलती है तो कई सारे ग्रह को निपटा सकती, इतनी ताकतवर होती है वो। तो स्पेस वेदर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सोलर स्ट्रोम समटाइम हमारे जितने सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारी पृथ्वी पर बिजली जितने भी हैं उन सभी को वह नष्ट कर सकता है, इतना ताकतवर होता है वो। इसलिए इस प्रकार की चीज़ें की गई हैं। क्या इसमें से सही है, क्या व्याख्या भी सही है या दोनों एक दूसरे के गलत हैं, क्या है इसमें आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत दिया हुआ है। यहाँ पर आर गलत है क्योंकि सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय बड़े सूर्य दूरबीन बनाया जा रहा है, जबकि NLOT ब्रह्मांड की उत्पत्ति, एक्जो प्लानेट और गैलेक्टिक विकास के लिए है, न कि स्पेस वेदर के लिए है। यह बड़े बड़े संयंत्र इसमें इसलिए लगाए गए हैं ताकि हम गैलेक्सी विकास इत्यादि चीज़ों का अध्ययन कर पाएँ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, एक्जो प्लानेट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लानेट हैं उसका हम अध्ययन कर पाएँ, न कि स्पेस वेदर के लिए। स्पेस वेदर के लिए इतने बड़े लेवल के टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसको कहाँ पर लगाया गया है, तो लद्दाख में लगाया गया है। लद्दाख में क्यों लगाया जाता है, जैसे नैनीताल अगर आप जाएंगे नैनीताल तो वहाँ पर भी बड़ा लार्ज टेलीस्कोप केंद्र बनाया गया है। क्यों इस प्रकार की जगह पर बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर डार्क स्काई उपलब्ध होते हैं। डार्क स्काई क्या होता है, लाइट पॉल्यूशन कम होता है, साथ में एयर पॉल्यूशन भी वहाँ पर 9 के बराबर में होता है और थोड़ी सी ऊंचाई भी प्राप्त हो जाती, जिसके कारण से अवलोकन करना आसान हो जाता है। और डार्क स्काई का तात्पर्य लाइट पॉल्यूशन नहीं रहेगा तो ऑब्जर्व सही से हो पाता है। शांत जगहों पर इस प्रकार के रिसर्च होते हैं, इसको ज़रूर याद रखें। इसीलिए हमेशा ही हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में
कम आबादी वाले इलाकों में इस प्रकार के लार्ज टेलीस्कोप लगाए जाते हैं। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर के निर्देश जारी किया है। भाइयों बहनों, आपको पता होगा कि अब वंदे मातरम भी सभी सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बजाया जाएगा और उसके सम्मान में सभी को खड़े होना है। खड़े होकर के आपको उसको सम्मान देना है। नए दिशा निर्देश के हिसाब से जब दोनों एक साथ बजाए जाते हैं तो राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 छंद को गाना अनिवार्य किया गया है। न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री में इस गीत के बजाने पर भी श्रोताओं को ध्यान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य किया गया है। अटेंशन के पोजीशन में कहा गया स्टैंड इन अटेंशन, इसको लिख दिया है ध्यान। जमीयत उलेमाए हिंद और AIMPLB जैसे मुस्लिम संगठनों ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया। ये तो पता ही होगा आपको, इसके बारे में तो पता ही होगा। बाकी पहले दूसरे में से आंसर निकालिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से पूछा है कौन से कथन सही है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि इसमें एक चीज़ और कहा गया कि अगर सिनेमा चल रहा है उसमें वंदे मातरम बज रहा है, न्यूज़ में कोई वंदे मातरम आ रहा है, तो वहाँ पर आपको खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। नहीं तो सभी जगहों पर खड़ा होना अनिवार्य किया गया है। इसको ज़रूर याद रखें। यह गृह मंत्रालय का क्या है, तो नोटिफिकेशन है जो बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में यह सवाल पूछा जा रहा है। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक AI समिट है। क्या इससे पहले ग्लोबल साउथ में कोई भी AI समिट आयोजित नहीं हुआ है? इस समिट का मुख्य थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ग्लोबल डोमिनेंस रखी गई थी। इस समिट के आयोजन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के सियोल AI समिट में की थी। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको गलत कथन इसमें से चयन करना है कि कौन कौन से यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 1 3, केवल 2 3, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है क्योंकि समिट की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय था, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। इसको ज़रूर याद रखें, इसको ज़रूर ही याद रखें क्योंकि PM मोदी ने इसकी घोषणा फ्रांस AI समिट में की थी, न कि सियोल में। इसीलिए यहाँ पर तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पहला और जो पहला सही है, बाकी दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय PMO की इमारतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नया PMO कॉम्प्लेक्स सेवा तीर्थ द्वारा सिकोह रोड पर स्थित है, जिसमें कर्तव्य भवन 1 और 2 शामिल हैं। कर्तव्य भवन 1 और 2 दोनों ही शामिल है। कहाँ पर है ये? दारा सिकोह रोड पर है क्या? पुराना PMO जिसे दक्षिण ब्लॉक कहा जाता है, ब्रिटिश वास्तुकार हार्बर्ट बेकर द्वारा इंडो कौन से शैली में, देखिए इसको क्या कहा जाता है, सरसैनिक शैली कहा जाता है, रिवाइवल शैली में डिजाइन किया गया था। यह आपका दूसरा स्टेटमेंट है। नए PMO कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के अवसर पर सरकार द्वारा 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, केवल पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है क्योंकि सेवा तीर्थ के उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, न कि 150 रुपये का। RSS के 100 वर्ष हुए थे, उस वर्ष पर भी 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था, जो AEDO एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा चुका है। और यह आपका PMO कार्यालय के बारे में सवाल है जो आपसे पूछा गया है। ज़रूर ध्यान में रखें इसको। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा फैक्चुअल होगा, लेकिन निकाल लेंगे आप सभी लोग। 2023 में UK के बेल्चले पार्क में आयोजित पहला AI समिट मुख्य रूप से AI के जोखिम और सुरक्षा पर केंद्रित था। 2023 में UK के बेल्चले पार्क में हुआ था या नहीं, ये आपको पता है। 2024 का AI सियोल समिट केवल AI नवाचार पर केंद्रित था, इसमें सुरक्षा को शामिल नहीं किया गया था। 2025 का AI एक्शन समिट पेरिस में हुआ, लेकिन इसे अमेरिका और UK का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसके आंसर ज़रूर निकालिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको तीसरे के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा तो आप निकाल ले जाएंगे। सही पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कथन 2 गलत है क्योंकि सियोल समिट 2024 में इनोवेशन के साथ साथ सेफ्टी एंड इंक्लूसिविटी को भी शामिल किया गया था
और अमेरिका और यूके ने फ्रांस में जो समिट हुआ था उसके प्रस्ताव का, उसके आउटकम जो निकले थे उस संधि पर साइन ही नहीं किया था। उन्होंने अपोज किया था कि हम इसको स्वीकार नहीं करने वाले हैं। बड़ा विवादित रहा था फ्रांस का समिट। फ्रांस के समिट में सह अध्यक्षता की थी भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के, और यहाँ से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला जो सवाल है, इस सवाल का हमने करंट अफेयर 71 मेंस के लिए जो हमने रिवीजन किया है उसमें भी हमने इसको पढ़ा था कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन ले जाना है, विकसित अर्थव्यवस्था बनना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी और हमें अगर इमिशन को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा। रिपोर्ट 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। क्या यह सही है? 2070 तक भारत में बनने वाले कुल फ्लोर स्पेस बिल्डिंग्स का लगभग 86% हिस्सा अभी बनाए जाना बाकी है। रिपोर्ट से यह तथ्य उठाया गया है, कोर तथ्य है यह। कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिए रिपोर्ट में केवल उर्वरक को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। यहाँ पर कौन से सही होंगे? थोड़ा सा होशियार होंगे तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। रिपोर्ट में उर्वरक की जगह पर कहा गया कि कृषि हमें जलवायु अनुकूल कृषि पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें माइक्रो सिंचाई है, नेचुरल फार्मिंग है, जीरो बजट फार्मिंग है और सिक्किम के जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हमें जोर देना है। इसको लेकर के इस रिपोर्ट में कहा गया, तभी हम नेट जीरो एमिशन को भी प्राप्त कर पाएंगे, जिसका लक्ष्य हमने 2070 के लिए रखा है। और 2070 का लक्ष्य कब घोषित किया था हमने? तो ग्लासगो समिट 2021 में जो हुआ था ब्रिटेन में, इसमें हमने घोषित किया था कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन को प्राप्त करेंगे। ये भी याद रखिएगा, ग्लासगो समिट, यहीं पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार मिशन लाइफ की चर्चा की थी। 2023 में इसको आधिकारिक स्तर पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या। नेक्स्ट सवाल है कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, मिशन लाइफ के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मिशन लाइफ की भी हमने चर्चा की। इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि मिशन लाइफ को हमें अपनाना पड़ेगा। मिशन लाइफ से जुड़ा हुआ AEDO में भी एक सवाल पूछा गया है। क्या तात्पर्य होता मिशन लाइफ का? तो प्रधानमंत्री जी का था कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि भारतीय लोगों की जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को अपने आप ही प्रोटेक्ट करे। इस प्रकार की हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा था। इसी को मिशन लाइफ नाम दे दिया गया है। मिशन लाइफ को पहली बार 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP 26 में प्रस्तावित किया गया था। क्या COP 26 था 2021 में? भारत दुनिया का पहला देश है जिसने लाइफ को अपने राष्ट्र निर्धारित योगदान में शामिल किया है। भारत सरकार ने इसको नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में शामिल किया है। इस पहल के तहत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने वाले व्यक्तियों को इको वॉरियर्स कहा जाता है। क्या इको वॉरियर कहा जाता है उनको? इसका उत्तर जरा निकालिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इनकरेक्ट आपसे पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 20 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने वाले को प्रो प्लैनेट पीपल कहा जाता है, न कि इको वॉरियर्स कहा जाता है, न कि इको वॉरियर्स कहा जाता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखें, इन तीनों स्टेटमेंट को याद रखें। मिशन लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल AEDO में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, यह जर्मनी में आयोजित हुआ था। काफ़ी पुराना है यह सुरक्षा सम्मेलन, और इस सुरक्षा सम्मेलन हमारे विदेश मंत्री जी भाग लेने गए थे। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन इसका नाम है। 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, 62वें यानी कि इससे पहले 61 और हो चुके होंगे, यानी कि बहुत पहले की शुरुआत है यह। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय अंडर डिस्ट्रक्शन था, जो कि वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन पर केंद्रित था। क्या मुख्य विषय अंडर डिस्ट्रक्शन था? आपको पता है MSC की स्थापना 1963 में इवाल्ड हेनरिक वॉन क्लेइस्ट के द्वारा की गई थी। शुरुआत में इसे मिलिट्री स्ट्रेटीज मीटिंग के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन नाम दे दिया गया। पहले मिलिट्री स्ट्रेटजिक सम्मेलन इसका नाम हुआ करता था। इस सम्मेलन भाग लेते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UN@80 एजेंडा और बहुपक्षीय सुधारों का समर्थन किया। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए, इसके आधार पर आपको
सही कथन का चयन करना है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से जुड़े हुए सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। दिए गए तीनों ही कथन यहाँ पर तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही दिया हुआ है। 62वें म्यूनिख का आयोजन 13 से 15 फरवरी 2026 जर्मनी में आयोजित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और नीति पर सबसे बड़ा बहस का एक मंच है। दुनिया भर के जितने बड़े डिप्लोमेट, जितने बड़े विदेश मंत्री हैं, सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बारे में सवाल पूछा जाए तो आप हल भी कीजिएगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियम 2021 में हालिया फरवरी 2026 में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 4 यहाँ पर बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए गए हैं। सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन की परिभाषा से नियमित संपादन जैसे फॉर्मेटिंग या संपीड़न, इसको क्या कहा जाता है, को बाहर रखा गया है। रूटीन एडिटिंग लाइक फॉर्मेटिंग एंड कंप्रेशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन, SGI। ये इसी की शब्दावली है, मेरी शब्दावली नहीं, ये इन्हीं का है। ये इस एक्ट में ही ये चीज़ लिख के इन्होंने संशोधन किया है। कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया भी, 3 घंटा में हटाओ वाला रूल, कि कोई भी कंटेंट अगर आपने इस तरह का अपलोड किया जो ख़राब हो, अश्लील हो, तो आपको 3 घंटे में हटाना पड़ेगा। लेकिन अश्लीलता की परिभाषा नहीं दी गई, क्या अश्लील है क्या नहीं, इसके बारे में डिटेल में नहीं समझाया गया है। इन नियमों के तहत कोर्ट या सरकार के आदेश पर डीप फेक सामग्री को हटाने के लिए समय सीमा 36 घंटे से घटा करके 3 घंटे कर दी गई है। अगर कोई डीप फेक है तो उसको हटाने की पहले समय सीमा 36 घंटा था, अब उसको 3 घंटा कर दिया गया। अब तो सरकार ला रही कि 1 घंटे में हटाओ, है ना। इस शब्द को खुद से पढ़िएगा, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा चेक में चला जाएगा। इस तरह के कंटेंट को हटाने की समय सीमा अब अधिकतम 2 घंटे तक कर दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता को हर 6 महीने में नियम उल्लंघन के परिणाम के बारे में सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है, कि जो भी उपयोगकर्ता है उनको 6 महीने में ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, इसको इन्फॉर्म करना होगा कि भाई साहब ये नियमावली है, आप इनको पढ़ लो, इसका उल्लंघन करोगे तो आपके अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। ये 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बारे में आंसर ज़रा निकालिएगा कि कौन से यहाँ पर गलत दिए गए हैं, कौन से यहाँ पर गलत दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाए केवल चौथा गलत है, बाकी के सारे यहाँ पर सही दिए गए हैं। बाकी के सारे यहाँ पर सही दिए गए हैं। पहले देखिए क्या है, नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता को हर 6 महीने में नहीं बल्कि हर 3 महीने में बताना पड़ेगा। पहले या वर्ष में 1 बार था, लेकिन अब सरकार ने रूल बदल के कर दिया है कि हर 3 महीने पर आपको उपयोगकर्ता को, आज आप जैसे उपयोगकर्ता हैं तो आपको इन्फॉर्म करना होगा कि ये है रूल रेगुलेशन, इसको पढ़ लीजिए, इसके हिसाब से ही आप काम कीजिएगा, नहीं तो आपको दंडित किया जा सकता है। जैसे आपके अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, रीच को लिमिट किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें की जाती है। शुरुआत में, बहुत शुरुआत में, जब 2022 में जब वीडियो बनाना शुरू किया था तो उस समय में ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ा था कि क्या चीज़ें कर सकते क्या नहीं, क्योंकि यूट्यूब ने फिर सेल्फ असेसमेंट लाया। अब जो ये वीडियो आप देखते हैं इसको पहले हम सेल्फ तरीके से वेरीफाई करते हैं कि इसमें कुछ भी ख़राब नहीं है, तभी जाके अपलोड होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कुछ दिन पहले ही हमारे महोदय ओम बिरला जी के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की गई थी। प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस, 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। संविधान का अनुच्छेद 94C के अनुसार अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, रिक्त सीटों को छोड़कर की आवश्यकता होती है। प्रभावी बहुमत से पिछले साल के DSO PT एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में मतदान नहीं कर सकते। ये सवाल यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, एग्जामिनेशन में ये सवाल आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पर 14 दिन लिखा हुआ है, 50 सदस्य लिखा हुआ है, यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है, और उसके बाद से आपको आंसर निकालना है। निकालिए इसका आंसर, कौन से इसमें से सही दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B, अर्थात 1 और 2 तो यहाँ पर सही है, लेकिन तीसरा गलत है। 1 और 2 तो यहाँ पर सही है, तीसरा गलत, क्योंकि आर्टिकल 96 के तहत अध्यक्ष पीठासीन नहीं हो सकता, लेकिन वे चर्चा में बोल सकते हैं।
प्रथम दृष्टया मतदान कर सकते हैं, हालांकि वे टाई की स्थिति में निर्णायक मतदान नहीं कर सकते। जैसे अभी जो अध्यक्ष महोदय होते हैं वो कब मतदान करते हैं, तो वो तभी मतदान करते हैं जब क्या हो रहा हो, जब टाई हो रहा हो, दोनों बराबर बराबर मतदान हो गया हो। लेकिन प्रथम दृष्टया वो मतदान कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन मतदान नहीं करेंगे जब बिल्कुल बराबरी पर वोटिंग चल रही हो। तो ये इसमें कहा गया है, इसलिए पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत एआई मिशन 2.0 से जुड़ा हुआ यह सवाल है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए यूपीआई के तर्ज पर एक सार्वभौमिक और आसान एआई सर्विस प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। भारत की कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए मौजूदा 38,000 जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट में 20,000 जीपीयू और जोड़े जाएंगे, जिससे कुल क्षमता 58,000 जीपीयू हो जाएगा। क्या यह भारत का एआई मिशन 2.0 का यह लक्ष्य है? बताइए मुझे, जीपीयू की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा है क्या भारत सरकार ने? आपने इंडिया एआई मिशन 2.0 पढ़ा भी है, पढ़ाया है मैंने, आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, यह एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान ही लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, बिल्कुल दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। विशाखापत्तनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, भारत में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ है इस बार, जहां पर भारत के राष्ट्रपति महोदया ने दुनिया भर के बहुत सारी नेवी के जहाज़ों का, सेनाओं का उन्होंने सलामी ली, और वहीं से जा रहा था आईएनएस डेना, जिसको ईरानियों का जहाज़ था, जिसको अमेरिका ने भारत के समीप में भारत के वाटर से बाहर मार गिराया था। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था जब देश ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की मेज़बानी की। पहला स्टेटमेंट ये है। इस वर्ष आईएफआर की थीम यूनाइटेड थ्रू ओशियंस रखी गई थी। राष्ट्रपति इन स्वदेश निर्मित ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सुमेधा का उपयोग करके प्रेसिडेंशियल यॉट के रूप में किया। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से आंसर निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही दिया हुआ है, क्योंकि भारत द्वारा आयोजित यह तीसरा एफआर था। इससे पहले 2001 में मुंबई में, 2016 में विशाखापत्तनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया जा चुका है। इसको ज़रूर याद रखें, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया जा चुका है। पहला गलत था, बाकी दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। और ऑफशोर पेट्रोल वेसल है हमारा, जिसका नाम है आईएनएस सुमेधा। इसका उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया गया फ्लीट रिव्यू के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 गलत है यहाँ पर, दूसरा तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा अधिक फैक्चुअल है, लेकिन आप सब कर ले जाएंगे और अच्छा लगना आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा। देखिए सवाल का स्तर कितना कठिन है। आईआईटीज़ ने जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में जो अपने अपने टूल प्रदर्शित किए, जो उन्होंने काम किया था, रिसर्च किया था, जो बनाया था टूल, उससे जुड़ा हुआ यह सवाल है और यह सवाल कठिन स्तर में आएगा। आईआईटी कानपुर वीरा सिस्टम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी बाढ़ बुद्धिमत्ता के लिए इसने बनाया है। आईआईटी बॉम्बे छोटे मछुआरों की सहायता के लिए समुद्र में क्लोरोफिल हॉटस्पॉट की पहचान करेगा। आईआईटी मद्रास भारतीय भाषाओं के लिए जिम्मेदार एआई रिस्पॉन्सिबल मैट्रिक्स बनाने हेतु CERAI, जिसको कर एआई भी कहा जा रहा है, की स्थापना की है इन्होंने। उपयुक्त में से कितने सही जोड़े हैं, कितने सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन सा सही है। केवल 1 जोड़ा, केवल 2 जोड़ा, सभी 3 जोड़े, कोई भी जोड़ा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, तीनों के तीनों ही यहाँ पर सही दिए हुए हैं। इसका आंसर निकालिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं, तीनों जोड़े सही सुमेलित है। आईआईटीज़ ने साबित किया है कि एआई का उपयोग लोकल और कॉमन जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि सुबह सुबह उठ के एआई पे फ़ोटो ही बनाया जाए। कॉमन लोगों की जो समस्याएं हैं उसके लिए एआई का उपयोग कैसे किया जाए, इसको उन्होंने साबित कर दिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान। कचरा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, मछुआरों के लिए एआई, इस प्रकार के टूल उन्होंने बनाए हैं जिसका उपयोग किया जा रहा है। ये हमारे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, कौन सा था? बॉम्बे, कानपुर और मद्रास, जो कोर हमारे 8 आईआईटी हैं पहले के,
उनके द्वारा यह काम किया गया। इन तीनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या। अगला सवाल है, भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति जी की यात्रा हुई थी, उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि भारत फ्रांस संबंध में हालिया विकास के बारे में आपको विचार करना है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मैक्रो ने वर्ष 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के रूप में घोषित किया है। इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर के रूप में घोषित किया है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाकर के स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। क्या ये हमने फ्रांस के साथ किया है या इजराइल के साथ किया है? क्योंकि इजराइल की भी यात्रा की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी के लास्ट में। रक्षा क्षेत्र में भारत में बनने वाले राफेल विमान में मेड इन इंडिया कलपुर्जों को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर निकालिएगा क्या होगा। प्रश्न 8 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, तीनों कथन सही दिया हुआ। इसके अलावा भारत में फ्रांसीसी एरो इंजन के लिए MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर के भी समझौता हुआ है। अब नेक्स्ट एक देश के बारे में हमने सवाल को पढ़ा था टॉपिक को, क्योंकि इस देश का नाम है अंडोरा, है ना। मार्वल की मूवी अगर आपने देखा होगा तो उसमें पेंडोरा रहता है, तो उसी प्रकार से यह अंडोरा है। इस देश का नाम आपने सुना है। यह फ्रांस के समीप में एक छोटा सा पहाड़ की चोटी पर स्थित देश है ना, जिसकी मैपिंग हमने की थी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक। फ्रांस अपनी भूमि सीमा बेल्जियम, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन के साथ साझा करता है। अंडोरा यूरोप का एक स्थलरुद्ध देश है जो सह राजकुमारों, फ्रांस के राष्ट्रपति और स्पेन के बिशप द्वारा शासित होता है। अंडोरा यूरोपीय संघ का पूर्ण सदस्य है, इसीलिए यह अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करता है। क्या यूरोपियन यूनियन का अंडोरा सदस्य है? यूरोपियन यूनियन के सदस्य अंडोरा नामक देश का नाम भी कभी सुना है आपने इससे पहले? आज सुन रहे होंगे बहुत सारे बच्चे तो जो न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाए? गलत कौन सा है? तो केवल तीसरा यहाँ पर गलत है। पहला दूसरा सही दिया हुआ है, पहला दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, यहाँ पर तीसरा गलत है। अंडोरा यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह समझौते के तहत अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करता है। वह EU का मेंबर नहीं है। अंडोरा नहीं है। इसको ज़रूर ही याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा जारी शाही, इसको सही भी कई लोग कह रहे हैं सही, जबकि भारत सरकार के एक मंत्री जी का मैंने सुना शाही कहते हुए, जो भी है SAHI, स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। हमने एक पढ़ा था भारत विस्तार, जो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में AI की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के भारत सरकार का एक टूल है जिसका नाम है भारत विस्तार। विस्तार VISTAAR इस प्रकार से है बंधुओं। इसका फुल फॉर्म भी है। उस पर आधारित भी सवाल आ सकते हैं आज। वैसे कल मैंने किया था एक छोटा सवाल, आज भी होगा। उसी प्रकार से ये कृषि के लिए था विस्तार, उसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर के लिए क्या है? शाही। क्या है ये? तो स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर फॉर इंडिया। यह एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का क्या तात्पर्य होता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इसको लेकर के रूल एंड रेगुलेशंस। फ्रेमवर्क का तात्पर्य यही होता है कि हेल्थ सेक्टर में भारत में AI का उपयोग अगर आप करोगे तो किस प्रकार से करोगे। सरकार का यह रूल रेगुलेशन है कि क्या आप नोट करेंगे, क्या आप डेटा को किस प्रकार सुरक्षित रखेंगे, कहाँ तक उपयोग होगा, कहाँ पर नहीं होगा, उसको लेकर के रूल एंड रेगुलेशन। तो फ्रेमवर्क है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। यह फ्रेमवर्क डेटा से डिप्लॉयमेंट तक AI के संपूर्ण जीवन चक्र को कवर करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार AI टूल को रोगी के डेटा को उपयोग करने के लिए हर बार रोगी की स्पष्ट सहमति लेनी आवश्यक होगी। अगर आप पेशेंट हैं, आप में से कोई क्यों पेशेंट बनेगा भाई? मान लीजिए मैं पेशेंट हूं, तो मेरा जो डेटा होगा उसका जितनी बार AI उपयोग करेगा उतनी बार मुझसे कंसेंट लेगा, मतलब मेरी अनुमति लेगा। नए नियमों के तहत यदि डॉक्टर और AI डायग्नोस्टिक टूल के बीच मतभेद होता है तो AI टूल के निर्णय को सर्वोपरि माना जाएगा। अगर डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं और AI कुछ और बोल रहा है तो AI को सर्वोपरि माना जाएगा। ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सही चुनना है आपको। इसका आंसर सबने निकाल लिया होगा, 1 2 सही है, तीसरा तो गलत होगा। इसमें हम लोग हमेशा
डॉक्टर साहब को ज़्यादा योगदान, ज़्यादा उनका वरीयता देंगे, क्योंकि डॉक्टर पढ़े लिखे लोग होते भाई, जो जेन्युइन डॉक्टर होते, बहुत पढ़ना पड़ता है उनको। कथन 1 और 2 सही है, कथन 3 गलत है, क्योंकि फ्रेमवर्क स्पष्ट रूप से कहता है क्लिनिकल जजमेंट बरकरार रहेगा, अर्थात डॉक्टर साहब का फैसला अभी भी अंतिम फैसला होगा। इसको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। परसों राहुल गांधी जी गए, ऐसे ही गए ग्रेट निकोबार, घूम कर के आए, बोल रहे कि भारत सरकार पेड़ काट रही है। ये पेड़ आपकी दादी जी को काटना चाहिए था, इंदिरा गांधी जी को, और पेड़ काट करके वहाँ पर अच्छा नेवल बेस और भारत का सबसे डायनामिक सिटी बनाना चाहिए था। अगर भारत का वो सिटी होता तो सिंगापुर जैसे शहर का नामो निशान नहीं होता आज। तो आपने वो पेड़ नहीं काटे, इसलिए मोदी जी को काटना पड़ रहा है। बात यहाँ पर यह है समझने लायक कि मैंने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और एनजीटी वगैरह 50 बार पढ़ाया होगा न्यूज़पेपर डिस्कशन में, फिर भी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आपने पढ़ाया है क्या। बहुत बार पढ़ाया, रटवा दिया है, उसी जुड़ा हुआ सवाल है यह। एनजीटी द्वारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दी गई मंजूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एनजीटी ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं का उच्च रणनीतिक महत्व है। 81,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में ट्रांसशिपमेंट हब, एक नागरिक सैन्य हवाई अड्डा शामिल है। इस परियोजना के कारण किसी भी वन भूमि को डाइवर्ट करने या पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल बड़े स्तर पर पेड़ कटेंगे, बहुत बड़े स्तर पर डाइवर्ट भी होंगे लोग, लेकिन यह बहुत आवश्यक है देश के लिए। मैंने जब पढ़ाया था, आज नहीं, मैं पिछले 1.5-2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उस दौरान भी मैंने ये कहा था कि यह प्रोजेक्ट काफ़ी पहले बनना चाहिए था। हमारे जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आइलैंड हैं, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, इसका आज तक हमने सदुपयोग नहीं किया है। लक्षद्वीप को उपयोग करके पूरे अरब सागर को हम ब्लॉक कर सकते हैं, और अंडमान निकोबार का यूज़ करके पूरे के पूरे बंगाल खाड़ी, स्टेट ऑफ मलक्का और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, जापान जैसे देशों को गला घोंट सकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो हमारे लिए, लेकिन हमारी किसी भी सरकार ने आज तक प्रयास ही नहीं किया, उसको छोड़ दिया। आदिवासी वहाँ पर तीर धनुष खेल रहे हैं, तो खेलने दीजिए उनको, उनकी भी रक्षा जरूरी है, लेकिन सर्वोपरि होता है राष्ट्रहित, उसके लिए काम जरूर ही करना चाहिए था पहले, और अभी अगर बन रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। हमने नहीं बनाया निकोबार को, इसीलिए चीन ने कोलंबो जैसे पोर्ट डेवलप कर लिए, हब टोटा बना लिया, सिंगापुर शहर बन गया, सिंगापुर देश उन्नत बन गया। ये सब बन ही नहीं पाता अगर आज़ादी के बाद हमने ग्रेट निकोबार के लिए कुछ सोचा होता। हमने केवल उसको एक लैंड के रूप में सोचा जो समुद्र में पड़ा हुआ है और उसकी रक्षा कर रहे हैं, है ना। ये तो ऐसे ही है कि घर में संपत्ति पड़ा हुआ और उसकी रक्षा करने के लिए बंदूक लेकर के बैठे हुए हैं, उस संपत्ति का उपयोग करो। इसी चीज़ को समझाया था मैंने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर केवल 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर गलत है, क्योंकि बड़े स्तर पर पेड़ कटेंगे, लोगों को भी डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन यह बहुत आवश्यक चीज़ है, बहुत ही आवश्यक चीज़ है। शिक्षा में एआई को एकीकृत करने के लिए सरकार की नई पहल बोधन एआई। देखिए, मैंने कृषि के लिए भारत विस्तार, हेल्थ के लिए फ्रेमवर्क शाही, ठीक है, फ्रेमवर्क है ये। एजुकेशन के लिए बोधन एआई का मुख्य कार्य शिक्षा के लिए भारत एडू स्टैक को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित करना है। शुरुआती चरण में छोटे बच्चों की सुविधा के लिए इस पहल के तहत एआई टूल्स मुख्य रूप से आवाज़ आधारित होंगे, ये इसमें कहा जा रहा है। डेटा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का सारा व्यक्तिगत डेटा का एक सार्वजनिक ओपन फोरम में संग्रहित किया जाएगा। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से गलत का चयन करना है आपको, तो इसका हो जाएगा तीसरा गलत है। चाइल्ड डेटा जो होता है यह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो कानून है, लॉ है, ये भी हमने पढ़ा है और यहाँ से भी सवाल आ सकता है, इसका भी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। इसके तहत बच्चों के डेटा को और भी ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। सरकार ने डेटा गोपनीयता विशेष जोर दिया, स्पष्ट किया कि बच्चों का डेटा पब्लिक फोरम में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। कथन 1 और 2 तो सही है। बोधन एआई आईआईटी मद्रास के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, ये भी याद रखें। आईआईटी मद्रास ने एक एडुटेक, भारत में एजुकेशन में एआई के उपयोग को लेकर के एक स्टैक डेवलप किया, यानी कि डेटा सेट डेवलप किया। स्टैक का मतलब डेटा सेट डेवलप किया है, जिसका उपयोग भारत में एजुकेशन के पर्पज़ से किया जा सकता है। शुरुआत में इसको केवल ऑडियो के फॉर्म में रखा गया है, आने वाले समय में विजुअल एंड ऑडियो दोनों फॉर्मेट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाए, केवल तीसरा यहाँ पर गलत है। आ गया भारत विस्तार, इसको भी हमने पढ़ा था, इसीलिए इसको इसमें डाला गया है।
भारत विस्तार टूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह किसानों के लिए AI संचालित उपकरण है जिसे किसान 155261 डायल करके अपनी भाषा में उपयोग कर सकते हैं। इस टूल में बात करने वाले AI असिस्टेंट का नाम भारती रखा गया है। यह प्रणाली PM किसान और किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित 10 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। क्या होगा इसका सही आंसर? भारत विस्तार का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज़रूर बताएं। 1 और 2, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही है। तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक 24 घंटे उपलब्ध डिजिटल कृषि विशेषज्ञ है जिसका नाम भारती है। और यह भारती आपको कृषि के बारे में जानकारी देगी, कृषि के बारे में जानकारी देगी। यह केंद्रीय बजट 26-27 में 150 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ घोषित किया गया है। ज़रूर याद रखें भारत विस्तार के बारे में, भारत विस्तार के बारे में। नेक्स्ट सवाल है, भारत AI मिशन 2.0 के फोकस पहल के संदर्भ में यह स्टेटमेंट वाला सवाल है जिसको आपको हल करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। इस सवाल को तो हमने कर ही लिया, ये रिपीट हो गया सवाल, कुछ सवाल रिपीट हो गए हैं। एक सवाल होगा जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और आखिरी सवाल वही होगा। भारत फ्रांस के बारे में एक सवाल है। हाँ, भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के बारे में ज़रा इस सवाल को हल कीजिए। इसके बाद आज का वीडियो एंड करेंगे हम लोग और बाकी जो सवाल बच गए कुछ उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सवालों के स्तर को और बढ़ाएंगे, आने वाले दिनों में और भी कठिन स्तर तक ले जाएंगे जहाँ पर डेटा पर आधारित फैक्ट्स जो है वो आपको और भी ज़्यादा दिए जाएंगे। यह पहल पूरे वर्ष 2026 चलेगी जिसका उद्देश्य क्या है? इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना है। इसके तहत केवल कृषि में ज्वाइंट रिसर्च का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि फार्म टू प्लेट प्रोजेक्ट इस इनोवेशन ईयर की शुरुआत की गई है जिसका प्रमुख प्रोजेक्ट के रूप में एक एग्रीकल्चर भी शामिल है, इसलिए दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग गूगल सी केबल इत्यादि परियोजनाओं के बारे में करंट अफेयर का प्रैक्टिस करेंगे। 3 वीडियो में अप्रॉक्स 110 सवाल में करवा दूंगा। तो फरवरी के लिए आपको फिर कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग मार्च का भी करेंगे, अप्रैल का भी करेंगे और पीछे का भी करेंगे, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, इनका भी कर लेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।